Welcome back my friend. I hope you are well and good. Today we are going to study about the prokaryotic cell. In previous video we discussed about the prokaryotic cell and eukaryotic cell, difference between prokaryotic and eukaryotic cell, and we discussed about the overview of the cell and different shapes and size of the cell. Smallest cell is mycoplasma and largest cell is ostrich egg, and we discussed about the different shape of the cells. So in this video we are going to discuss about the prokaryotic cell. When we talk about the prokaryotic cell, तो हमारे दिमाग में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जब भी हम बात करते हैं तो इनके कुछ फीचर होते हैं, जैसे कि ये जो होती हैं स्मॉलर इन साइज, और यही कारण है कि ये मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करती हैं। वेरी फास्ट। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है। फंडामेंटली सिमिलर क्योंकि इनमें लगभग प्रोकैरियोटिक सेल, जितनी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म होता है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, उसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल में ही सेल वॉल हो, लगभग बट सब में ही होती है। तो एक्सेप्शन तो आप जानते हो हर जगह होते हैं। तो फंडामेंटली सिमिलर, और ये इनकी जो शेप होती है, शेप में ये वेरी करते हैं, जैसे कि जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, रॉड लाइक, तो इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें आता है बेसिलस, और सर्कुलर शेप होती है, सर्कुलर शेप जस्ट लाइक दैट। इसमें आता है आपका फोकस एंड कॉमा शेप, कुछ इस तरीके का होता है। इसमें आपका विब्रियो आता है, और लास्ट वन इज स्पाइरल, कुछ ह्यूमन डीएनए की तरह या स्प्रिंग की तरह इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें आता है स्पाइरलम। तो ये कुछ बैक्टीरियल शेप होती हैं, या हम कहें प्रोकैरियोटिक सेल की शेप होती है। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनका जो शेप है, इनमें एक शेप चेंजिंग नेचर पाया जाता है, जिसे हम प्लूरोमॉर्फिक नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरोमॉर्फिक नेचर, शेप चेंजिंग नेचर, इसको अपन प्लूरोमॉर्फिक नेचर कहते हैं। प्लूरोमॉर्फिक नेचर। आपने देखा होगा कि जब भी आप बीमार पड़ते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने, तो वो आपका चेकअप करके आपको कोई दवाई देता है, लेकिन जब आप घर पे आके वो दवाई खाते हो तो वो आपको फायदा नहीं करती, तो आप डॉक्टर को दोष देते हो। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब आपको दवाई दी तो जिस बैक्टीरिया की जो शेप थी उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दी, लेकिन घर आते आते आप बैक्टीरिया ने शेप चेंज कर ली, तो वो दवाई आपका काम नहीं की। तो ये होता है बैक्टीरिया का प्लूरोमॉर्फिक नेचर। तो ये जो है इसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन होस्ट सेल के लिए नहीं होता। तो यहाँ पर सेल के अंदर
जो साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें कोई भी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है वो नहीं पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट। अब ये कौन कौन से होते हैं? इसमें आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपका आता है प्लास्टिड्स, प्लास्टिड, और न्यूक्लियस। तो ये तो बात रही। और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं पाए जाते। यहाँ पर अपने पास जगह नहीं बची है, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप जो है इसका एक नोट करते रहना, साथ के साथ नोट करते रहना दोस्तों। और जब मैं क्लास खत्म करूँ आप सिर्फ जाके एक रीडिंग लगा लेना एनसीईआरटी की, जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जब तक कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्योंकि दोस्तों इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें आपके आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और आपका लाइसोसोम्स, और आपके ट्रू वैक्यूल्स, और कुछ माइक्रो बॉडीज भी होती हैं। माइक्रो बॉडीज का दोस्तों जो बेसिकली काम होता है, ये फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? फैटी एसिड को कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट में, और ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई। वैक्यूल्स भी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो बात ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप देखोगे कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स भी एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम एब्सेंट। ये क्या करते हैं? बेसिकली जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल रिंग्स होती है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल रिंग्स होती हैं, जिनको अपन सेंट्रियोल बोलते हैं। और ये जो रिंग्स होती हैं, ये जो रिंग्स जिनका हम सेंट्रियोल बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मेंटेन करती हैं, अरेंज करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो कि सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ये डिवीजन के दौरान होता है। इसके बारे में जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो और अच्छे से बात करेंगे। अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मेंटेन सेल स्ट्रक्चर, मेंटेन सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर राइबोसोम जो होता है दोस्तों, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या? राइबोसोम्स प्रेजेंट।
क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जिसके बारे में हम प्रीवियस इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसके साथ साथ इसमें जो है, जो जेनेटिक मटेरियल के जो नेकेड डीएनए भी पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है नेकेड डीएनए, जिस पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जिसे अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ओवरव्यू हमने ले लिया कि क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता। अब इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट तो आप साथ के साथ करते ही रहना। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं। जो बाहर की लेयर होती है इसे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर की ओर ये आपकी सेल वॉल होती है। ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल तक रहती है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इससे बना देता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंशंस पाए जाते हैं अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, जिन्हें हम मीजोसोम्स बोलते हैं। जो कह सकते हैं अपन, जो स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि स्पेशली प्रोकैरियोट सेल में ही पाई जाती है, यूकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो हुआ वो आपका ग्लाइकोकैलिक्स हुआ। ये सेल वॉल और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेल एनवलप। क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। ये जो सेल एनवलप होता है वो टुगेदर होकर एक सिंगल यूनिट के रूप में इसके प्रोकैरियोटिक सेल की रक्षा करता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है, जो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में डबल स्टैंडर्ड लीनियर पाया जाता है, जस्ट लाइक डबल स्टैंडर्ड लीनियर इन ह्यूमन। बट यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियस लेयर नहीं पाई जाती है। ये जो होता है प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड जो ये भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। देन यहाँ पर ये जो होते हैं सेल वॉल के पास, ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स
और ये जो होती हैं वो इंक्लूजन बॉडी होती है। ये बेसिकली स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं, स्टोरेज वेसिकल्स। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में mRNA भी पाया जाता है। पेन से बना दे रहा हूँ ताकि विजिबल हो। mRNA, जब इस mRNA से राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं तो इसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। ये जो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का जो राइबोसोम होता है वो इस mRNA को ट्रांसलेट करने का काम करता है और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा इसमें दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है इसको हम पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सेल वॉल से ही जो बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक सेल मोटाइल होती है उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, जो सेल वॉल से ही निकलता है। ये यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये अपन बोलते हैं फ्लैजिला। ये जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। तो जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है उन्हीं में लाई पाई जाती है दोस्तों। बैक्टीरिया प्लाज्मिड लाई। तो जो मोबिलिटी में जो काम करता है वो बेसिकली फ्लैजिला करता है, इलाई और फिमरी जैसी स्ट्रक्चर नहीं करती। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की ओवरऑल स्ट्रक्चर हुई। इसके बाद हम इसके एक एक चीज़ को वन बाई वन डिस्कस करेंगे, जैसे जेनेटिक मटेरियल एंड सेल एनवलप। सेल एनवलप में आपके आ जाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन इसका जो है राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी के बारे में और इन फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे। तो ये इतना आप बना लीजिए। और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है इसे मीजोसोम बोलते हैं। नाम लिखना रह गया था, मीजोसोम। इसके ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन है ना, और रेप्लिकेशन है। आगे जब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और बात करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल की। तो इसके जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जो मेन जीनोमिक डीएनए जो होता है इसका, जीनोमिक डीएनए जिस पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, जो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। एंड इसके साथ साथ ये इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। मैनी बैक्टीरिया हैव दिस प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरिया हैव। तो ये जो है ये बेसिकली जो बैक्टीरिया को है यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जो बेसिकली हेल्प करता है इसको टू
resistance with the antibodies. Resistance to antibody. और इसका क्या यूज होता है? ये जो है यूज किया जाता है, यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. इसके अलावा ये तो बात हुई इसकी जेनेटिक मटेरियल की. अब बात करते हैं इसके सेल एनवलप की. दोस्तों अब बात करते हैं सेल एनवलप की. सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. तो जो सेल एनवलप होता है, तीनों लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो है एक सिंगल यूनिट के रूप में इस बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं. प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बैक्टीरिया, या कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एज अ सिंगल लेयर, यानी कि ये काम वर्क टुगेदर. इसमें सेल एनवलप में जो फर्स्ट लेयर होती है उसे अपन ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं. और ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवलप केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है. ये केमिकली कॉम्प्लेक्स. ग्लाइकोकैलिक्स की जब बात करते हैं तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर. और ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है. इसके साथ साथ इसमें एडेशन प्रॉपर्टीज भी होती हैं. एडेशन प्रॉपर्टीज. और ये जो है म्यूकस और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है. That's why we can say mucopolysaccharide. Mucopolysaccharides. 2 फॉर्म होती हैं इसकी बेसिकली. और वो फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं आइए जानते हैं. फर्स्ट फॉर्म होती है स्लाइम लेयर. ये बेसिकली लूज होती है, लूज इन नेचर. और प्रोटेक्ट टू बैक्टीरियल सेल फ्रॉम environmental danger like antibodies and डेजिकेशन. ये बेसिकली सूखने, डेजिकेशन मतलब सूखने से बचाता है, सूखापन. इससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है. और प्रोटेक्ट टू लॉस वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट सेल. दूसरी जो लेयर होती है वो होती है कैप्सूल लेयर. इस
लेयर की क्या खासियत होती है, ये रफ एंड टफ होती है, हम कह सकते हैं टफ एंड थिक। इसके साथ ये जो है हाइड करती है बैक्टीरिया को, हाइड बैक्टीरियल सेल फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। देखिए हमारी, जैसे अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट में बात करें तो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। वो क्या करती हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है उसे रिकॉग्नाइज करके उसे किल करने का काम करती है। लेकिन जब ये कैप्सूल लेयर जो होती है इस बैक्टीरियल सेल को हाइड कर देगी तो डब्ल्यूबीसी किसे रिकॉग्नाइज करेगी और कैसे इसको किल करेगी। तो यही होता है कैप्सूल लेयर का, यही फायदा होता है। इसके साथ साथ ये जो है प्रोवाइड कराती है स्टिकी और गमी नेचर, इसको बैक्टीरियल सेल को प्रोवाइड स्टिकी एंड गमी नेचर। तो ये तो बात हुई ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट दी सेल वॉल। इन जो होती है वो सेल वॉल होती है जो ग्लाइकोकैलिक्स के बाद प्रेजेंट होती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, बेसिकली प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसके साथ साथ ये सेल भी प्रोवाइड कराती है। प्रोटेक्शन में ये सेल को बस्ट होने से बचाती है, सेव टू बस्ट, बैक्टीरियल सेल बस्ट हो जाती है। ये जो है बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। यहाँ पर पेप्टाइडो और ग्लाइकन इसको तोड़ लेते हैं। पेप्टाइडो का जो मीनिंग होता है, पेप्टाइडो मीनिंग बेसिकली पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, वी कैन से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। और ग्लाइकन जो होती है वो शुगर होती है, जिसमें दो तरह की शुगर आती हैं, नाग और नेम। नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नेम एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। ये तो रही सेल वॉल के कि किससे मिलकर बनी होती है। इसके अलावा सेल वॉल जो है, इन बात करें माइकोप्लाज्मा के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट होती है। अगर क्वेश्चन आया है नीट में कि सेल वॉल कौन से बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है, तो आप लगाओगे माइकोप्लाज्मा। यही कारण है कि इस पर पेनिसिलियम जो है, जो फर्स्ट एंटीबॉडी जो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो इस पर वर्क नहीं करती है। पेनिसिलियम नॉट वर्क, सॉरी, क्योंकि जो पेनिसिलियम होता है वो सेंसिटिव होती है टू सेल वॉल, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती नहीं है, तो इस पर काम कैसे करेंगे। सेंसिटिव टू सेल वॉल यानी सेल वॉल को बस्ट करने का काम करती है बेसिकली। तो ये तो बात हुई सेल वॉल की। इस सेल वॉल के आधार पर और ग्राम स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। आइए देखते हैं। तो बेस्ड ऑन difference on cell envelope और ग्राम और स्टेनिंग पर, जो फिशियन ग्राम है, ग्राम ने जो बैक्टीरियल सेल को क्लासिफाइड किया है दो पार्ट में,
क्लासिफाइड बैक्टीरियल सेल एज जो है बेसिकली जो डाई को स्टेन करता है, रिटेन, स्टेन और नॉट रिटेन स्टेन, इसमें आपका ग्राम पॉजिटिव आ जाता है और इसमें आपका ग्राम नेगेटिव आ जाता है। ओके, अब आइए समझते हैं थोड़ा ग्राम स्टेनिंग के बारे में कि ग्राम स्टेनिंग होती क्या है। यहाँ पर समझा देता हूँ। ग्राम स्टेनिंग, इसमें हम एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पर थोड़ा बैक्टीरियल मटेरियल रखते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए या कुछ और चिक सेल का ले लीजिए। तो बैक्टीरियल स्मीयर तैयार करते हैं। कैसे करते हैं? स्लाइड लेके, स्लाइड के सपोज इस कॉर्नर पर इसको रखेंगे और दूसरी स्लाइड से इसको ऐसे करके फैला देंगे, जिससे एक स्मीयर तैयार हो जाता है। और उसके बाद इसको एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करने के बाद इसको स्टेन करते हैं, स्टेन विद क्रिस्टल वॉयलेट, और जो एक्स्ट्रा एक्सेस डाइज होती है उसे वॉश कर देते हैं। वॉश ऑफ एक्सेस स्टेन एंड देन अगेन स्टेन करते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान रखना, क्रिस्टल वॉयलेट को एक तो स्टेन विद मॉर्डेंट, और जो मॉर्डेंट होता है वो आयोडीन होता है। तो एक इसको याद रखें। इसके बाद फिर से वॉश करते हैं, इस बार पानी से नहीं, अल्कोहल से वॉश करते हैं। वॉश विद अल्कोहल, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। अल्कोहल से वॉश करने के बाद हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इसको रिटेन नहीं करते, यानी कलरलेस दिखाई देते हैं। देन हम उन पर सैफरन डालते हैं, तब हमको पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करता है, पर्पल कलर का दिखाई देता है, उसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और जो कलरलेस दिखाई देता है, जो बाद में सैफरन यूज करने के बाद पिंक कलर का दिखाई देता है, वो ग्राम नेगेटिव होता है। तो इस ग्राम स्टेन के बेसिस पर जो बैक्टीरिया होता है रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट, जो वॉयलेट कलर का दिखाई देता है, उसे अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो कलरलेस दिखाई देता है, जिसे बाद में सैफरनिन यूज करने के बाद ये पिंक कलर का जो दिखाई देता है, देखिए हमने सैफरन यूज क्यों किया? क्योंकि ये हमको दिखाई नहीं दे रहा था। सैफरन यूज करने के बाद हमको पिंक कलर का दिखाई दिया। अगर ये यूज नहीं करते, दिखाई नहीं देता, कैसे हमको इसको कहते कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? ये जो है वो ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में पुट कर दिया इसको। तो ये था स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरियल सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब हम देखते हैं इसके पीछे की साइंस कि कैसे कुछ बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन किया और कैसे कुछ ने नहीं किया। आइए समझते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पीछे की साइंस। यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव, जिसे अपन ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर बना देता हूँ ग्राम नेगेटिव, जिसे अपन ऐसे भी प्रेजेंट कर देते हैं। इनके बीच में एक डिफरेंट लाइन खींच देता हूँ और समझते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये देखिए, थोड़ी
मोटी सेल वॉल बनाऊंगा मैं। इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इधर सेल वॉल। और इसके ऊपर ये लिपिड की लेयर पाई जाती है, लिपोपॉलीसैकेराइड। ये जो होती है लिपिड लेयर, लिपोपॉलीसैकेराइड, और ये सेल वॉल होती है जो पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है। या म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। अंदर की तरफ ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, यहाँ भी आप देख सकते हो ये जो है सेल वॉल है जो बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से मोटी है, यानी कि इसमें म्यूरिन कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अपेक्षा। और ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर यू कैन से जो म्यूरिन कंटेंट मोर लगभग 70 to 80%, और यहाँ पर म्यूरिन कंटेंट लेस लगभग 30 to 10% होता है। यहाँ पर LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है, और यहाँ पर LPS प्रेजेंट होती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब इसको क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन किया जाता है तो यहाँ पर ये बाहर की तरफ LPS लिपोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर जो होती है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है। तो जब अल्कोहल से इसको वॉश किया जाता है, अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें जो लिपोपॉलीसैकेराइड जो है वो सॉल्युबलाइज हो जाती है, तो जिसकी वजह से या डिसअपियर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो लिपोपॉलीसैकेराइड जो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करती होगी वो तो डिजोल्व हो जाती है। अब डिजोल्व हो जाती है तो ये जो है स्टेन हट जाता है, दैट्स व्हाई ये कैसी कलरलेस दिखाई देती है। बट यहाँ पर LPS एब्सेंट होती है, तो जब इसको क्रिस्टल वॉयलेट से जो वॉश अल्कोहल से वॉश किया जाता है तो इसमें जो है सेल वॉल पर वो अल्कोहल है उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है, तो इससे ये रिटेन कर लेती है क्रिस्टल वॉयलेट को। इसीलिए हम इसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं और इसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो उसके बाद जब सेपरेटली यूज करते हैं तो पिंक कलर की दिखाई देती है, तो इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये था कंसेप्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पीछे। आइए समझते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो तीसरा है, ये इनर लेयर होती है, इनर टू सेल वॉल, और लगभग यूकैरियोटिक सेल से सिमिलर होती है। एब्सोल्यूट सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल वॉल। उसके साथ साथ अंदर की तरफ इसमें एक्सटेंशंस पाए जाते हैं, तो वी कैन से इनर एक्सटेंशंस, जिनको मीजोसोम्स कहते हैं। और ये मीजोसोम्स जो है
वो बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है, लाइक रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन, सीक्रेशन, एंजाइमेटिकली और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे? सेल वॉल फॉर्मेशन देखिए, जब कोई चीज़ एकदम सीधी है और एक में फोल्ड है तो वो ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेगी, फोल्डेड चीज़। कभी आपने बचपन में वो नोकिया के फ़ोन में अगर सांप वाला गेम खेला होगा तो उसको हम मरने से बचाने के लिए वो जैसे चलता था ऐसे करके, अगर वो खुद की बॉडी से टच हो जाता था तो उसको जो है वो गेम ओवर हो जाता था। तो उसे टच ना हो इसके लिए हम उसे इधर से उधर, राइट टू लेफ्ट टच करते, इससे क्या है कम जगह में ज़्यादा स्पेस आ जाता है। तो इसी तरीके से ये मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है। तो ये इनर एक्सटेंशन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो है इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया टू एंजाइमेटिक फंक्शन। इसके अलावा जो एक्सटेंशंस होते हैं उन्हें हम और भी नेम से जानते हैं, जैसे ट्यूब्यूल्स, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और लेमिनाई। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, वी कैन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसमें अदर एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, अदर एक्सटेंशंस प्रेजेंट, जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं, जो कलर प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि पिगमेंट प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें जो इनर एक्सटेंशन, इंटरनल एक्सटेंशन पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन, सीक्रेशन, और उसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसमें अदर टाइप के एक्सटेंशन पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया सेल होती है उसकी सरफेस पर जो फ्लैजिला और फ्लाई फिमरी पाए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। जो सरफेस स्ट्रक्चर होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर जो अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसमें बताया गया है फ्लैजिला, फिलाई और फिमरी। बेसिकली जो फ्लैजिला प्रेजेंट जिन बैक्टीरिया में होता है वो मोटाइल होते हैं, यानी कि मोटिलिटी के लिए हेल्प करती है। मोटाइल, हेल्प टू मोटिलिटी, हेल्प टू मोटिलिटी। और ये जो है वो कोई हेल्प नहीं करती हैं मोटिलिटी में, यानी जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया जो है मोटाइल होते हैं। तो फ्लैजिला जो है मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, जिनमें ये प्रेजेंट होता है वो मोटाइल होते हैं, एब्सेंट होता है तो वो नॉन मोटाइल होते हैं। इसके साथ ये जो है हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये बैक्टीरिया के ऊपर कुछ ऐसे पाई जाती हैं। तो बात करते हैं जो
फ्लैजिला होता है उसके स्ट्रक्चर में जो बेसिकली 3 पार्ट पाए जाते हैं, वो पार्ट कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं इधर। उसमें एक बेसल बॉडी होती है जिसमें 4 रिंग पाई जाती हैं जिन्हें हम LPSM बोलते हैं। LPSM 4 रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे बेसल बॉडी, और इसके ऊपर जो होता है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हुक बोलते हैं, और यहाँ से ही फिलामेंट निकलता है। आइए इसका नामकरण कर देते हैं। ये जो है बेसल बॉडी है, और ये जो है वो है हुक, और ये फिलामेंट। इस तरीके से फ्लैजिला जो है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। नंबर 1 बेसल बॉडी, सेकंड हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक जो बेसल बॉडी से निकला होता है, और तीसरा जो है वो है फिलामेंट। तो ये स्ट्रक्चर रही फ्लैजिला की। इसके अलावा अगर बात करें फ्लाई ऑफ फिम्बरी की, बेसिकली इनका जो है मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। ये जो है फिलिन प्रोटीन की बनी होती है और हेल्प करती है मेटिंग और कॉन्जुगेशन में। हेल्प्स इन मेटिंग या कॉन्जुगेशन। ये जो है बेसिकली ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो बेसिकली स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल फॉर अटैचमेंट, यानी कि यू कैन से अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं। तो ये तो बात हुई सरफेस स्ट्रक्चर्स की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी। तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम्स ये प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम इनको, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और इसके अलावा ये जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल जो आपका 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर के करीब होता है। इसके अलावा राइबोसोम जो है कंपोज करता है, कंपोज RNA प्लस प्रोटीन, जिसे हम राइबोसोमल RNA भी बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो है फाउंड अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एसिड यहाँ पर पाया जाता है। एंड ये जो है राइबोसोम, जो mRNA के साथ जो राइबोसोम अटैच होता है, जिसे हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, उसका राइबोसोम जो है, राइबोसोम और पॉलीराइबोसोम हेल्प करता है टू ट्रांसलेट mRNA। राइबोसोम ऑफ पॉलीराइबोसोम help to translate mRNA। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी एक बिगर सब यूनिट होती है, एक जो होती है स्मॉलर होती है, या हम कहते हैं लार्जर।
इसमें आपकी 50S आती है और ये 30S आती है, दोनों मिलकर 70S बनाते हैं। कोई जोड़ के 80S मत कर देना। यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 60S और 40S की आती है, तो ये जोड़ना नहीं है। एक्चुअली एस का जो मीनिंग होता है ये स्वेडबर्ग होता है, स्वेडबर्ग होता है। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने एक डिस्कवरी की थी, इसी के नाम पर इसको स्वेडबर्ग एस कहा गया है। तो ये तो बात हुई राइबोसोम की। अब बात कर लेते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी बेसिकली ये जो है बेसिकली स्टोरेज वेसिकल होती हैं, यानी कि रिजर्व मटेरियल स्टोर इन इट। इसके अलावा ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाई जाती हैं, लाइक फ्री इन साइटोप्लाज्म। कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा जो गैस वैक्यूल्स होती हैं वो आपकी फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दोस्तों ये बात इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसके बारे में हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी कि इसमें जो बाहर का जो सेल एनवलप जो पाया जाता है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और सेल वॉल से ही फ्लैजिला जो है निकलता है। इसके बाद हमने एक एक करके इसके जो है प्रत्येक स्ट्रक्चर के पार्ट को पढ़ा, जेनेटिक मटेरियल, सेल एनवलप में तीनों जो पार्ट थे ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन हमने पढ़ा राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो यूकैरियोटिक सेल है उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, और खूब जो है घेवर खाइएगा और ज़्यादा थोड़ा कंट्रोल में खाइएगा, ज़्यादा मत खा लीजिएगा नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। और जिसको चिंता नहीं है बीमार पड़ने की, क्योंकि यह साल में एक बार त्यौहार आता है तो दबा के खाइए, कोई बात नहीं, एक दिन बीमार हो जाओगे तो गोली ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हरे कृष्ण।